सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे। आपके परिवार के सदस्य सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छा चल रही होगी। आज हम पाठ 4 जो है स्वदेशी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इससे पहले हम आपको जो 3 पाठ था घनानंद, तो घनानंद पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको शब्दार्थ लिखवा दिए थे। उसके बाद से हम शब्दार्थ समझने के बाद उसके बाद से हम आप इनके जो लेखक हैं उनको हम लिखवाए थे। उसके बाद से लेखक का परिचय और मतलब उनसे संबंधित बात हम आपको मौखिक रूप से बताए थे। और कल मैं आपको अति सुदो स्नेहा का जो पद है उसका हम हिंदी अपने मौखिक रूप से बताए थे। ठीक है, देखिए ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कविता के साथ जो है 5 प्रश्न है। व्याख्या करें 2 प्रश्न है। आपकी पुस्तक आपके पास हो तो मिलेगा। कविता के आसपास 3 प्रश्न है और भाषा की बात में 3 प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपके काव्य खंड के मतलब कविता के, ठीक है, तो ये प्रश्न 1 से 2 पेज में होगा। ठीक है, अगर हम बोर्ड पे लिखवाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर कोई कोई शब्द हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई शब्द स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं। ठीक है, इसीलिए हम जैसे आपको हम पीडीएफ भेजे हैं पार्ट 1 से लेकर गद्य वाला जिसमें निबंध और कहानी है, तो उसमें वैसे ही हम अपने कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ हम बाद में भेज देंगे, वहाँ से आप आसानी से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबा लंबा प्रश्न है, इसीलिए हम सोचते हैं कि अपने कॉपी में उसको पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ बनाने के बाद आपके पास हम भेजें। ठीक है, तो जो हम भेजें उसको बनाइए और आप बना लीजिएगा। उसके बाद से आप बोलिएगा, हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा या हम आपके पास कुछ दिन में भेज देंगे जो हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला जो पाठ है आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो काव्य खंड का है ये गुरु नानक द्वारा रचित है। ठीक है, राम नाम बिनु। उसके बाद से 2 नंबर में रसखान जी का था जो हम आपको बताए, और तीसरा घनानंद था। आज हम चौथा जो है स्वदेश, यहाँ पे देखिए स्वदेश, तो ये स्वदेश पाठ है। ठीक है, जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी, इनको उपनाम है प्रेमचंद। ठीक है, इस पाठ का जो शब्दार्थ दिया है उसको हम जान लेते हैं और कल के वीडियो में हम बद्री नारायण चौधरी के इनके जीवनी को बताएंगे। उसके बाद से स्वदेश जो पाठ है उसको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए, ये जो आपके बोर्ड पे दिया गया है शब्दार्थ, ये आपके किताब का ही है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दिया है गति। गति का अर्थ है स्वभाव। मत कहने का अर्थ है, कहते हैं लोग कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका स्वभाव खराब है। ठीक है, चाहे उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है हमारे प्रति, समझ रहे हैं ना, चाहे उस व्यक्ति का स्वभाव हमारे प्रति बहुत अच्छा है, समझ रही है ना। स्वभाव मतलब क्या कह रहा है, उनके पक्षी उनसा इच्छा जाहिर करना। ठीक है, कि वो कैसे हैं, मतलब अपना विचार। ठीक है, अगला है रति, मतलब होता है लगाव। आप लोग शिक्षक से लगाव रहता है, माता पिता से लगाव रहता है, आपके परिवार के सदस्य से लगाव रहता है, हम लोग आप बच्चे से लगाव रहता है। ठीक है, लगाव मतलब एक दूसरे के मतलब सुख दुख में, या कह सकते हैं कि उनको एक दूसरे के बातों को समझना, उनके दुख दूर करना। ठीक है, लगाव एक दूसरे के पास आना। ठीक है, लगाव एक तरह से और कह सकते हैं कि जैसे किसी से बार बार बात करने से या उनके पास जाने से व्यक्ति का लगाव हो जाता है, मतलब गहराई हो जाता है। ठीक है, रीत मतलब होता है पद्धति। कहा जाता है कि मतलब वो ऐसा काम जो सीरियल बाय सीरियल हो, या कह सकते हैं कि वो हमेशा वैसा होना है। जैसे कह देते हैं ये रीत है, दुनिया का ये रीत है कि कोई कोई गरीब है तो कोई अमीर है। चाहे दुनिया का ये रीत है कि जिसका जन्म होता है उसको मरना है। ठीक है, ये रीत वही होता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा चीज़ जो हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, वो होता है फिर ख़त्म होता है। चलिए आगे। मनोज भारती का अर्थ होता है भारतीय मनुष्य। मनोज भारती किसको कहते हैं, भारतीय मनुष्य को। ठीक है,
और मान लीजिए हमारे देश के व्यक्ति है, कोई तो भारतीय इसको कहेंगे, और विदेश का है तो विदेशी। ठीक है, आगे देखिए। डफाली मतलब क्या होता है? डफ बजाने वाला या बाजा बजाने वाला। डफाली मतलब क्या कहते हैं? जिसको बजा, डफली देखिए ना, गाना में आता है, डफला ढोलक जैसा रहता है, हाथ से उसको बजाता है, वही डफली है। और डफाली किसको कह रहा है? उस बजाने वाले को, बाजा जो बजाता है या डफल जो बजाता है उसको डफाली कहते हैं। ठीक है, कोई शब्दार्थ में आपको दिक्कत है तो बोलिएगा जरूर। क्रिस्तान मतलब होता है क्रिश्चन या अंग्रेज। एक बात आपको बता दें, हमारे देश को अंग्रेज गुलाम किए थे। ठीक है, और ये अंग्रेज इंग्लैंड के थे, और ये जाति के क्रिश्चियन थे, मतलब ईसाई थे। ठीक है, क्रिश्चियन मतलब ईसाई, ईसाई धर्म को मानने वाला। आपको ये बता दें, विश्व में सबसे ज़्यादा किस धर्म को माना जाता है? तो ईसाई। 2 नंबर में है इस्लाम धर्म। ठीक है, चलिए। और ये अंग्रेज जो थे हमारे देश को गुलाम किए थे, वो भी एक ईसाई थे। चलिए आगे। वस्त्र मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, पोशाक। जो हम कपड़ा ये पहने इसी को कहते हैं वस्त्र। ठीक है। बानक, बानक का अर्थ होता है बाना या वेशभूषा। बानक या वेशभूषा, बनाम, मतलब बानक वेशभूषा का अर्थ होता है कि आपका वेशभूषा अच्छा नहीं है, मतलब उसका कपड़ा पहनावा। वेशभूषा मतलब पहनावा। मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा जटा बढ़ाया है और वो गेरुआ वस्त्र पहना है, तो उसकी वेशभूषा क्या है? उसका वेशभूषा है पुजारी जैसा या पूजा करने वाला। अब मान लीजिए कोई टोपी पहना है, कुर्ता पहना है, और मान लीजिए तो वो क्या है? वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने। ठीक है, वही वेशभूषा कर रहे हैं। आगे देखिए। खाम ख्याली मतलब कोरी कल्पना। कहते हैं कि आपका खाम ख्याली मतलब किसी को याद करना। कोरी कल्पना मतलब छोटा कल्पना, सोच, समझ रहे हैं ना? वही करे कोरी। कोरी मतलब एक सटीक सन। कहते हैं आपकी खारी ख्याल क्या है, मतलब आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है। चरहु मतलब, चरहु वर्ण मतलब होता है चारों वर्णों में। ठीक है, चरहु वर्ण मतलब चारों, मतलब इस संसार में चारों तरफ। चारों वर्ण मतलब यहाँ क्या कह रहा है? लेखक का कहना है कि चारों, इस संसार में, चारों में। ठीक है, तो ये तो आप लोग को शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, किताब मेरे पास है, आप लोग के पास भी होना चाहिए। कल स्वदेशी जो पाठ है उसका, ये बद्रीनारायण चौधरी जी हैं, प्रेम घन, इनको नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम घन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हमेशा प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ये प्रश्न आप लोग, ये पाठ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम इसको खूब खंडन करके, कुछ दिया है इनका, कुछ देख रहे हैं कि रचनाएं भी है, उसको भी हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, या किताब होगा तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।